नमस्ते दोस्तों। इसके पहले हमने बात की थी पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, उसका नीड यानी कि पीपीई की जरूरत क्या है, क्यों है, उसका कुछ स्टैटिस्टिकल एनालिसिस था उसके बेसिस पे, और अलग अलग इंडस्ट्रीज, अलग अलग जो फील्ड्स है उसके रिलेटेड जो एक्सीडेंट्स होते हैं वो एक्सीडेंट प्रिवेंट करने के लिए हमको पीपीई की जरूरत रहती है। फिर हमने डिस्कस किया कि पीपीई के टाइप्स क्या है, जैसे हमने रेस्पिरेटरी, नॉन रेस्पिरेटरी और उसके सब क्लासिफिकेशन भी हमने डिटेल्स में पढ़े हैं। उसके अलावा डेंजर या हजार्ड बेसिस पे भी हमने रेस्पिरेटरी टाइप ऑफ पीपी का क्लासिफिकेशन देखा था। और फिर हमने ओवरऑल अपनी जो बॉडी है, क्योंकि एक्सीडेंट प्रिवेंट करना है यानी कि आपको ह्यूमन बीइंग को प्रोटेक्ट करना है, तो ओवरऑल बॉडी के जो अलग अलग पार्ट्स है वो बॉडी प्रोटेक्ट या फिर पार्ट प्रोटेक्शन के लिए अलग अलग नॉन रेस्पिरेटरी टाइप ऑफ पीपी या रेस्पिरेटरी टाइप ऑफ पीपी कौन से यूज होते हैं उसके बारे में भी हमने बेसिक लेवल पे कुछ डिस्कशन किया था। अभी हम थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं कि एग्जैक्टली अलग अलग बॉडी पार्ट्स और उसके रिलेटेड जो प्रोटेक्शन है वो क्या क्या होता है। तो जैसे ये आप पिक्चर से भी आपको पता चल रहा है कि ऐसे टाइप के जो वर्क होते हैं, जैसे यहाँ पे अभी कुछ मशीनरीज है जहाँ पे रोटेशन हो सकता है या फिर आपको 3-4 लोगों की जरूरत है, और वहां पे स्लिप होने के भी चांसेस है, क्योंकि आपका जो गेस्चर पोस्चर है वो सब अलग अलग पोजीशंस में है, नॉर्मल पोजीशन नहीं है आपकी। तो उस हिसाब से आपको सेफ्टी शूज, हेलमेट्स, ग्लोव्स इसकी जरूरत रहेगी। उसके अलावा जो सेकंड पिक्चर है उसमें भी पता चल रहा है कि आपके कंस्ट्रक्शन साइट पे आप काम कर रहे हैं और आप कुछ शायद गाइडेंस दे रहे हैं या फिर कुछ बात कर रहे हैं और साइमल्टेनियसली आप मटेरियल भी हैंडल कर रहे हैं। तो यहाँ पर अगर आपका ध्यान नहीं होगा तो कोई फॉलिंग ऑब्जेक्ट्स यहाँ पे आ सकता है, जिसकी वजह से आपको जो हार्ड हैट्स या हेलमेट्स या शूज जो है आपको यूज करना पड़ेंगे। उसके अलावा यहाँ पे जो डिमोलिशन प्रोसेस चल रही है, जहाँ पे नॉर्मली ये डिमोलिशन के लिए बॉल्स यूज होता है, मेटल बॉल, तो यहाँ पर भी अगर ये प्रोसेस है या फिर क्रेन मूवमेंट है या फिर लिफ्टिंग मूवमेंट है, वहां पर भी आपको अलग अलग जो पीपीज है, जैसे यहाँ पे हैंड ग्लोव्स या हेलमेट्स यहाँ पे दिखाई देता है, कुछ एप्रॉन्स भी है, तो ये सब बातें आपको यूज करना है। तो हम एक एक देखेंगे। जैसे अभी यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट है हेड प्रोटेक्शन। तो ये आपका हेड प्रोटेक्शन के लिए आपको क्या क्या स्टेप्स लेने चाहिए। तो सबसे पहले आपको, जहां आप इंडस्ट्री में काम करते हैं या फिर जो साइट पे काम करते हैं, वहां पे फॉलिंग ऑब्जेक्ट्स के चांसेस क्या है, कितने हैं, और उसकी वजह से इंजुरी की लेवल क्या हो सकती है, हजार्ड्स क्या हो सकते हैं, ये आपको फाइंड आउट करना है। उसके अलावा जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स है, क्योंकि हम आज के डेट में मैक्सिमम जगह पावर टूल्स यूज करते हैं और जो भी मशीनरीज यूज करते हैं, जो अलग अलग ऑपरेशंस हम यूज करते हैं, तो अलग अलग इसमें आपको इलेक्ट्रिकल एनर्जी लगता ही है। अगर ये इलेक्ट्रिकल लाइंस में कहीं पे अगर कंडक्टर्स है जो हम कहते हैं एक्सपोज इलेक्ट्रिकल कंडक्ट, तो यहाँ पे अगर इलेक्ट्रिकल शॉर्ट सर्किट के चांसेस है, या फिर कहीं पे वायर कट हो चुका है, या फिर कहीं पे पिंस लूज हो चुकी है, या फिर कहीं पे आपने जॉइंट्स लगा रखे हैं, तो ऐसी कुछ सिचुएशन होगी तो वो भी आपको पहले फाइंड आउट करना है। क्योंकि हम हेड प्रोटेक्शन की बात कर रहे हैं, लेकिन ये कहाँ पे लाइंस देखने आपको, जिसको हम कहेंगे ओवरहेड लाइंस, यानी कि आपके हेड के ऊपर ऐसी कुछ लाइंस हो सकती है, या फिर जब आप स्कैफोल्ड या लैडर्स आप जब यूज करते हैं, आप हाइट पे कुछ काम कर रहे हैं, तो वहां पे अगर ऐसे कुछ इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स होते हैं तो उस हिसाब से भी आपको एनालिसिस करना पड़ेगा। उसके अलावा जो लो हैंगिंग ऑब्स्ट्रक्शंस रहते हैं, यानी कि आपके कम हाइट पे ही अगर कुछ ऐसी चीजें यहाँ पे लटकती होगी, जैसे नॉर्मली क्रेन्स वगैरह यूज होते हैं, उसके हुक्स भी हो सकते हैं, या फिर कोई चेन्स हो सकती है, या फिर ऐसे कुछ ऑब्स्ट्रक्शंस जिसकी वजह से आपके डायरेक्ट हेड को यहाँ पे वो इंजुरी होने के चांसेस रखते हैं या फिर प्रोबेबिलिटी हो जाती है। तो ये भी एनालिसिस आपको करना है, जहां जिस हेड रूम में आपको काम करना है, जहां पे काम करना है, वो उस रूम में आपको ये एनालिसिस सबसे पहले करना है। तो ये अगर आपने एनालिसिस कर लिया तो उसके बाद में फिर आपको डिसाइड करना है कि आपको हार्ड हैट्स यूज करनी है, या फिर आपको हेलमेट्स यूज करने हैं, या फिर आपको इलेक्ट्रिकल इंसुलेशन वाली हार्ड हैट्स यूज करनी। जैसे नॉर्मली अगर आप देखेंगे रेलवे लाइन रहती है या फिर हाई वोल्टेज लाइंस रहती है कुछ जगह, तो वहां पर आपको ये इलेक्ट्रिकल इंसुलेशन वाली हार्ड हैट्स नेसेसरी रहेगी।
नॉर्मली जगह जहाँ पे आपकी ओवरहेड लाइंस नहीं रहेगी तो वहां पे नॉर्मल हेलमेट्स या हार्ड हैट्स आपके लिए सफिशिएंट रहेगी। उसके अलावा जो बम्प कैप्स रहती है या फिर जो हमने स्टैंडर्ड्स देखे थे वो ये NCZ 8-9 के स्टैंडर्ड के हिसाब से आप बम्प कैप्स भी यूज कर सकते हैं। तो ये डिपेंड है, पहले आपको हजार्ड असेसमेंट करना पड़ेगा, एनालिसिस करना पड़ेगा, और उसके बाद में आपको डिसाइड करना है कि आपको एक्चुअली हेड प्रोटेक्शन के लिए पीपी कौन सा चाहिए। जैसे अभी ये डायग्राम में या पिक्चर में आपको दिखाई देता है, जैसे हमने पहले बात की थी कि जो हार्ड हैट्स आपको प्रोटेक्ट करती है तो उसमें सस्पेंशन रहता है। तो ये सस्पेंशन सिस्टम क्या रहता है कि इस पे अगर कोई टूल गिरता है या फिर मटेरियल गिरता है तो वो जो भी इम्पैक्ट रहेगा, इम्पैक्ट यानी कि एनर्जी, तो ऊपर से अगर कुछ गिरता है तो वो जो हार्ड हैट रहेगी अगर उसका रेजिस्टेंस उस हिसाब से डिजाइन किया होगा तो वहां पे वो एनर्जी जो है वो एनर्जी एब्जॉर्ब हो जाएगी। तो यही सबसे पहला जो इम्पैक्ट रहता है वो सबसे इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि बाद में जो एनर्जी है वो रिड्यूस हो जाती है। तो ये सबसे पहला इम्पैक्ट अगर वो शॉक जैसे जिसको हम बोलेंगे, तो वो अगर शॉक एब्जॉर्ब कर लेते हैं, वो एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेता है, तो उसका मेन जो काम है वो काम हो चुका है। तो ये काम कौन करता है? तो ये हार्ड हैट्स में सस्पेंशन सिस्टम रहता है। जैसे आपके व्हीकल्स को भी शॉक एब्जॉर्बर रहते हैं, तो आप व्हीकल पे बैठते हैं, अगर कहीं पे स्पीड ब्रेकर आता है, गड्ढे आते हैं, तो वहां पर भी प्लस माइनस हो जाता है, यानी कि आपका जो स्प्रिंग मैकेनिज्म है वो वर्क होता है, और जो शॉक्स आते हैं वो ये शॉक एब्जॉर्बर शॉक्स एब्जॉर्ब कर लेता है। यानी कि जो एनर्जी आती है वो अगर एब्जॉर्बर ने एब्जॉर्ब कर ली तो आपके बॉडी मूवमेंट में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगा या फिर आपके बॉडी पे इम्पैक्ट नहीं होगा। उसी तरह ये हार्ड हैट्स में भी सस्पेंशन सिस्टम रहता है, वो ये शॉक्स जो है वो एब्जॉर्ब कर लेगा। उसके अलावा जो हैट्स है, यहाँ पे जब से जैसे हमने कहा था कि जहाँ पे रिक्वायरमेंट है अगर इलेक्ट्रिकल शॉक्स या इलेक्ट्रिकल जो रेजिस्टेंस है, अगर ये इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर के हिसाब से ये मटेरियल रहेगा, क्योंकि अगर आपकी यहाँ पे रिक्वायरमेंट है, आपके यहाँ पे ओवरहेड लाइन्स है या आपके यहाँ पे कुछ वोल्टेज लाइन्स है, तो ये हाई वोल्टेज लाइन भी हो सकते हैं या फिर ऐसे ओवर हैंगिंग बहुत सारे लाइन्स है, तो वहां पर आपको ये चीज कंपलसरी है, यानी कि इलेक्ट्रिकल शॉक एब्जॉर्ब करने वाले इंसुलेटर मटेरियल वाली हार्ड हैट। उसके अलावा जो शील्ड्स रहती है जैसे स्कैल्प या फेस, नेक, और जो शोल्डर्स के लिए जो रहता है स्प्लैशेस, स्पिल्स और ड्रिप्स। तो कुछ केमिकल्स की वजह से, कुछ मटेरियल की वजह से, कुछ फ्लाइंग मटेरियल की वजह से, फ्लाइंग पार्टिकल की वजह से आपके अलग अलग बॉडी पार्ट्स को ये प्रॉब्लम हो सकता है। तो जहां पे आपको हेड प्रोटेक्ट करना है तो उस हिसाब से ये हार्ड हैट की मटेरियल की प्रॉपर्टी आपको चेक करना है और उस हिसाब से ये डिजाइन हो जाएगा। उसके अलावा जो फेस शील्ड से अगर आप हार्ड हैट के साथ ये अगर ऐड करते हैं तो ये एडिशनल प्रोटेक्शन हो जाएगा, क्योंकि आप हेड तो प्रोटेक्ट कर ही रहे हैं, उसके साथ ये फेस शील्ड भी ऐड हो रहा है, गॉगल्स भी, हुड्स भी, ये सभी प्रोटेक्शन आप यूज कर सकते हैं। तो आपके कंडीशंस पे डिपेंड है कि आपके एनवायरनमेंट में अलग अलग हजार्ड्स क्या अवेलेबल है, उस हिसाब से आपकी मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है। तो ये हार्ड हैट की मिनिमम रिक्वायरमेंट थी, उसके एडिशन में भी आप ये अलग अलग पीपीज यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, जिसकी वजह से जो प्रोटेक्शन है उसका लेवल बढ़ जाएगा। ये जो हमने फॉलिंग ऑब्जेक्ट के लिए बारे में बात की थी, अगर ऊपर कोई काम कर रहा है तो उसके जो टूल्स हो सकते हैं, ये टूल्स यहाँ पे गिर सकते हैं, तो हार्ड हैट आपको प्रोटेक्ट करेगा। तो अभी ये जो हेड प्रोटेक्शन के लिए जैसे हमने कुछ बताया था कि कुछ स्पेसिफिक गाइडलाइंस भी दी चुकी है, जैसे लीगल गाइडलाइंस भी है, स्टैंडर्ड गाइडलाइंस भी है। तो वो स्टैंडर्ड गाइडलाइंस में से ये मैंने कुछ पॉइंट्स बताए, जैसे यहाँ पे क्लियर कट बताया कि आपको जहां पर भी आप काम कर रहे हैं वहां पे आपको हार्ड हैट्स पहनना ही है। तो जो भी एरिया में, क्योंकि आपके एरिया में शायद आप शायद कुछ ऐसा कुछ काम नहीं करते होंगे, लेकिन जहाँ पे वर्किंग एरिया है तो वर्किंग एरिया में अलग अलग काम शायद चलते होंगे, और उसकी वजह से यहाँ पे आपको हार्ड हैट्स पहनना जरूरी है। तो यहाँ पे जो हम कहते हैं कि इंजुरी का पोटेंशियल हो सकता है, तो यहाँ से जो वर्किंग एरिया है उसकी वजह से जो भी हजार्ड्स अवेलेबल है, तो यहाँ पे पोटेंशियल हो सकता है इंजुरी होने के चांसेस है आपके हेड को, ये फॉलिंग ऑब्जेक्ट की वजह से या फिर मूविंग ऑब्जेक्ट्स की वजह से भी। जैसे हमने बात की थी कि
हॉइस्ट या क्रेन्स भी मूवमेंट रहती है, या फिर फोकलिफ्ट ट्रिक्स रहते हैं, या फिर हेवी मशीनरीज या हेवी व्हीकल्स की भी मूवमेंट रहती है। तो कोई भी व्हीकल्स या जो पार्ट्स रहते हैं उसके मूविंग ऑब्जेक्ट्स की वजह से भी आपको प्रॉब्लम हो सकता है। तो ये इसको हम कहेंगे पोटेंशियल फॉर इंजुरी। तो ये पोटेंशियल आपको मिनिमाइज करना है या फिर नलिफाई करना है। उसके अलावा जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स के बारे में हमने बात की थी, ये भी यहाँ पे रिपीट हो चुकी है। और उसके अलावा जो स्ट्राइकिंग ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं, जैसे यहाँ पे अगर रिस्क है कि स्ट्राइक होने के चांसेस है, जैसे हम चेन्स यूज करते हैं या फिर पुलीज यूज करते हैं या फिर हुक्स यूज करते हैं या फिर कोई हैंगिंग मटेरियल या ऑब्स्ट्रक्शन यूज कर सकते हैं जो स्ट्राइक हो सकते हैं आपके हेड को, तो ऐसी जगह आपको ये कंपलसरी है। तो ये आपको हेड क्लियरेंस भी आपने रखना चाहिए। अगर ये हेड क्लियरेंस वहां पे नहीं रखा गया तो उसकी वजह से भी आपको प्रॉब्लम हो सकता है। उसके अलावा जो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज है जिसके बारे में हमने बात की थी, तो हर कंस्ट्रक्शन साइट पे आपको ये कंपलसरी रखना है, क्योंकि वहां पे कुछ ना कुछ एक्टिविटीज ओवरहेड पे चालू ही रहती है। तो ये हमेशा जब तक ये प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं होता तब तक ये कुछ ना कुछ एक्टिविटीज चलेगी, टूल्स रहेंगे, मटेरियल्स यूज होते होंगे, और वहां पे फॉलिंग के चांसेस हमेशा रहेंगे। इसीलिए आपको ये हार्ड हैट्स आपको कंपलसरी यूज करना है। जैसे अभी इसके हमने पहले बात की थी बम्प कैप्स की, तो ये एक्चुअली हार्ड हैट का इक्विवेलेंट वर्डिंग नहीं है। तो ये जहां इम्पैक्ट का है इशू या फिर पेनिट्रेशन का इशू या फिर इलेक्ट्रिकल का इशू है, वहां पे ये हार्ड हैट इक्विवेलेंट नहीं रहती। तो इसकी अलग प्रॉपर्टी है, उस हिसाब से ही आपको बम्प कैप यूज करना है। तो हर जगह ये जो सिमिलर वर्डिंग है ये एप्लीकेबल नहीं रहते। आपको पहले हजार्ड्स फाइंड आउट करना पड़ेगा, इसीलिए आपको असेसमेंट ही आपकी पहली स्टेप होगी।